हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हेलो, बच्चों को स्क्रीन आ रही है? चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। सभी लोग क्लास 10 कर लिए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए लिखा हुआ है सामने ओजोन के रासायनिक गुण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ओजोन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। बेटा कल तक हम लोगों ने ओजोन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर रखा था। परसों मैंने ओजोन के इंट्रोडक्शन बारे में बताया था। कल ओजोन बनाने की विधियां पढ़ाई थी, कितने प्रकार से हम लोग ओजोन को बना सकते हैं। इसलिए कल एक विधि का मैंने फिगर बना करके पूरा समझाया था। उस विधि का नाम क्या था? सीमेन ओजोनाइजर। आप लोगों को याद होगा कल मैंने यहाँ पर 3 विधियां लिखी थी। ठीक है, जितने लोग क्लास 10 कर रहे हैं, किसी को याद है तीनों विधियों के जो नाम थे वो क्या थे? बेटा पहले प्रोसेस का नाम क्या था? सीमेन ओजोनाइजर। दूसरे का नाम क्या था? ब्रॉडी ओजोनाइजर। तीसरा क्या था बेटा? सीमेन हाल्स्के ओजोनाइजर। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, तीनों प्रोसेस बिल्कुल सही। और मैंने आपको यही बताया था कि किस विधि से कितने परसेंट शुद्ध ओजोन गैस प्राप्त होती है, आपको याद होगा ये। तो जो पहला प्रोसेस था सीमेन, उसमें कितने परसेंट था? 15%। सीमेन हाल्स्के कितने परसेंट था? हाल्स्के यानी कि तीसरा प्रोसेस पूछा हमने, 5 से 7%। और बॉडी ओजोनाइजर में बेटा ठीक है 10 से 12%। ओके, चलिए तो अब हम लोग चर्चा करेंगे ओजोन के रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुणों में देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा, जो हमने कल आपको बताया था कि ये दो प्रकार से रुपये हम दिखाएंगे, एक एलिफेटिक के रूप में और एक एरोमेटिक के रूप में। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एरोमेटिक की रुपये कैसे होंगी। जरा समझना, जैसे हमने ये बनाया बेंजीन। ठीक, बहुत ध्यान समझना, बेंजीन दिखाई दे रहे सभी को? बेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग ओजोन के साथ। बेटा बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग O3 से करा रहे हैं, तो रिएक्शन जाहिर सी बात है ये एरोमेटिक की होगी। ठीक है, अभिक्रिया करा रहे हैं तो देखिएगा यहाँ से बनेगा क्या। यहाँ पर हमने क्या किया, बेंजीन की संरचना बना दी। और बेंजीन संरचना बनाने के बाद O3 जो है इसको इसी में हमको अटैच करना है। अटैच किस प्रकार से होती है इसको बहुत अच्छे समझेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐसे हमने जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन करके ऐसे जोड़ दिया, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन करके ऐसे हमने जोड़ दिया। बेटा ये जो पूरी संरचना आपके सामने बन के आई है, इससे हम लोग कहते हैं बीटीओ। याद रखिएगा, कल मैंने आपसे बताया था कि बीटीओ भी कुछ होता है। बीटीओ की संरचना भी पूछी जाती है कि संरचना कैसे बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। बेटा नाम से ही ये फॉर्मूला बनता है, बेंजीन ट्राई। ट्राई मतलब होता है 3 बार, ओजोनाइड मतलब होता है ओजोन। ट्राई मतलब 3 बार, ओजोनाइड मतलब ओजोन। ओजोन कितने बार? 3 बार। किसमें? बेंजीन में। तो बेंजीन ट्राई ओजोनाइड की संरचना कैसे बनती है ये आपके सामने है। बेंजीन पर हमने क्या किया, O3 जोड़ दिया। अगर हम लोग नॉर्मली अगर बात करें, मान लीजिए ये बेंजीन है और आपको अगर O3 जोड़ना है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, तो क्या आप ऐसे जोड़ लोगे? ये आपको सही लगेगा देखने में स्ट्रक्चर? नहीं लगेगा, और ना ही इसकी बॉन्डिंग दिखाई देगी। ठीक है, अगर ऐसे जोड़ेंगे है वही चीज O3 ही है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग स्पष्ट नहीं होती है। तो इसको इस तरह से आपको इंडिकेट नहीं करना है कि नहीं सर हम ऐसे बना दे तो क्या सही है। बेटा सही होने की बात नहीं होती, बात पानी के लिए फॉर्मूला लाने की नहीं होती। बात ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहिए, आपको उसकी बॉन्डिंग को शो करना चाहिए कि आखिर वो कैसे एक दूसरे के साथ में कंप्रोमाइज कर रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर बना दिया बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अब आपको अभिक्रिया को बैलेंस करना है। देखिएगा यहाँ पर हमने कितने ओ ले लिए इस समय, 3 3 3 करके 9 मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ओ तो बैलेंस हो गए। अब आपको पता है कि जब किसी बेंजीन में कोई चीज जुड़ती है तो वहां से एक H बाहर आता है। एक चीज जुड़ेगी तो एक बाहर आएगा, यानी एक एटम जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सभी जगह पे जोड़ दिया है, तो हर जगह से हाइड्रोजन बाहर निकल के आएगा। सभी जगह के हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो कुल हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख देंगे 3H2। ये बेटा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है, प्लस में 3H2।
ध्यान दीजिए, जब कभी बीटीओ की रिएक्शन आती है, ईटीओ की रिएक्शन आती है, ऐसे जब कभी रिएक्शन आती है तो वहां पे बैलेंस करना कंपल्सरी नहीं होता है। ठीक है, बैलेंस करना कंपल्सरी नहीं होता है। हमने आपको करके दिखा दिया ताकि आपको पता चले कि रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ठीक, अगर आप ये नहीं लिखते तो भी आपका एग्जाम में रिएक्शन पॉइंट कटेगा नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने जो रिएक्शन लिखी है, बेंजीन से बीटीओ प्राप्त करने का समीकरण, ये पूरे समीकरण आपको समझ में आ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर हमने लिया था ETO का। ETO का पूरा नाम था एथिलीन ट्राइओजोनाइड। ETO का नाम था एथिलीन ट्राइओजोनाइड। एथिलीन का बेटा फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, रिएक्शन करा दीजिए O3 के साथ में। यहां पर ध्यान रखना है कि मंदिर नुमा संरचना बनती है। वो कैसे बनती है? यहाँ पर देखिएगा CH2 इसके ऊपर O, इसके ऊपर और दोनों को मंदिर नुमा संरचना में जोड़ दीजिए। ठीक, और अब देखिएगा यहाँ पर इस कार्बन की अगर बात कर लेते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी समय कितनी है? 2 हाइड्रोजन से पूरी है, एक इस बॉन्ड से पूरी है, कितनी हो गई? 3 हुई ना। और की कितनी वैलेंसी कार्बन की है? 4। तो क्या करना है, इसको भी जोड़ दीजिए। अब देखिए पूरा मंदिर नुमा संरचना बन गई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये संरचना बन करके आ गई। ठीक है, तो ये जो संरचना बन करके आई है इसे हम लोग कहते हैं ETO। ETO कैसे कहते हैं? E फॉर एथिलीन, T ट्राइओजोनाइड, ये वही चीज है, TO वही चीज है, ट्राइओजोनाइड यानी कि 3 बार ओजोनाइड। अब हम लोग बात करेंगे कि वहां पर तो हमने बेटा 9 मॉलिक्यूल लगा दिए थे, यानी कि 3 करके लगा दिए थे। यहाँ पर हमने क्या लगाया? सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां पर क्या था? बेंजीन जितने हम लोग मैक्सिमम जोड़ सकते हैं, जितने मैक्सिमम हम लोग जोड़ सकते हैं, प्रत्येक कार्बन से जोड़े जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे 6 कार्बन थे, इसलिए हमने हर जगह जोड़ दिया। यहाँ पर कितने कार्बन थे? केवल 2 ही कार्बन थे, इसलिए हम केवल यहाँ पर 2 ही जोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा हम जोड़ नहीं सकते। अगर हमने कहा कि चलिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 जोड़ दीजिए, तो बेटा ये 9 जोड़ पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? आप ये भी देखिएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से H को हमने हटा दिया, तो यहाँ से अगर H को हटा लेंगे तो कितने जोड़ पाएंगे? 2 ही जोड़ पाएंगे। यहाँ हटा देंगे तो 2 ही तो जोड़ पाएंगे। 2 2 कितने हो गए? 4, 4 3 कितने हो गए? 7। ठीक, और अगर आपने सोचा कि चलिए ये बॉन्डिंग हटा दीजिए, बेटा ये सब बॉन्डिंग जब हट जाएंगे तो ये आपस में जुड़ेगा ही नहीं, और जब जुड़ेगा ही नहीं तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। ठीक है, जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ नहीं पाएंगे तो वहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यही दोनों में अंतर होता है। ये जो अभिक्रिया पढ़ी आपने, ये एरोमेटिक की अभिक्रिया है, और ये अंतर क्या है? ये एलिफैटिक की अभिक्रिया है। एलिफैटिक का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम में जितने भी हमारे पास कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन जुड़ करके वो सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर यहाँ पर हमने O ज्यादा जोड़े और बॉन्डिंग तोड़ दी तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 6 कार्बन लगे हुए थे, 6 जगह पे जोड़ दिया। सपोज है अगर हमको ट्राइओजोनाइड ना प्राप्त करना हो, ठीक, तो भी हम लोग यहाँ पे ऐसे एक जगह संरचना बना करके लिख सकते थे, 2 जगह बना कर रख सकते थे, यहाँ पे ना लगा दे तो भी काम चल जाता। ठीक, इन अवधियों में क्या होता है? ओजोनाइड यानी कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो दोनों में इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि इस कार्बन पास में एक O लगा है, लेकिन दोनों के साझे में क्या लगा हुआ है? एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्यों ये लगा हुआ है? क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा कि इनमें बैलेंसिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये दोनों के साथ में काम करेगा, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है। देखिए दोनों बैलेंसिंग को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? इस ऑक्सीजन बैलेंसिंग तो होती है, एक इधर से एक इधर से, देखिए ये कंप्रोमाइज कर रहा है। ठीक, अब हम लोग इसी का आगे अगर बात करेंगे तो देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। इसको हमने ऐसे कट किया, इसको हमने ऐसे कट किया। ठीक, ऐसे कट करने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा CH2O, इतना पार्ट हमने अलग कर दिया, तो देखिए यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा CH2O। CH2O का नाम क्या होता है? किसी को पता है CH2O का नाम क्या होता है? जितने लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही, फॉर्मल्डिहाइड। बेटा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। इधर भी CHO बन रहा है, इधर से भी CHO बन रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया 2SCHO। प्लस में बैलेंस करने के बाद आएगी सिंगल ऑक्सीजन बचेगा तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? हाफ O2, हाफ O2 लिख देंगे। ठीक है, रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? अभी हमको क्या करना है? कुछ यहाँ लिखना है कि नहीं लिखना है? CH2 था, O3 था, O3 है, कंप्लीट है, कहीं भी कुछ भी हमको अटैच नहीं करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के BTO और ETO दोनों के समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये इनकी जो मुख्य अभिक्रियाएं थी आपके सामने हैं, BTO की और ETO की। अब इनके हम लोग अन्य रासायनिक गुण को डिस्कस करने जा रहे हैं। अन्य रासायनिक गुण जो आपके 2 से 3 प्रोसेस में स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ना लिया और बाद में ले लीजिएगा आराम से।
ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओजोन के अन्य रासायनिक गुण। ठीक, इस पर आप करते हैं ओजोन के अन्य रासायनिक गुण। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। दो रासायनिक गुण के बाद रिएक्शन नंबर थर्ड। अब यहां से जो रिएक्शन समझा रहे हैं बहुत ध्यान समझना। ओजोन को सबसे पहले हम लोग किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, आप देखिएगा O3 जितनी भी प्रक्रियाएं करेंगे हर जगह पर एक प्रोसेस सब जगह फॉलो करेंगे। O3 को हम लोग रिवर्सिबल फॉर्म में लिखेंगे O2 प्लस सिंगल O। मतलब क्या है कि किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी कंपाउंड में जब हम ओजोन मिलाते हैं, किसी भी कंपाउंड में जब हम ओजोन मिलाते हैं तो ओजोन हमेशा ध्यान रखना O2 प्लस सिंगल O में कन्वर्ट हो जाती है। O2 प्लस सिंगल O में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अब आप समझना O2 प्लस सिंगल O में जब कन्वर्ट हो गई तो होता क्या है। अब हमने कोई कंपाउंड लिया, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया PbS, नाम सुना होगा आपने PbS। तो PbS की प्रक्रिया करानी है, देखिएगा PbS सबको दिखाई दे रहा होगा PbS। PbS की क्रिया किससे करा रहे हैं, तो ऊपर देखना समीकरण में O3 O2 और O में कन्वर्ट हुआ है। बेटा यहाँ पर जो हमारे बैलेंसिंग कंपाउंड देखिएगा O3 और O2 ये स्टेबल फॉर्म में है। अनस्टेबल कौन है इसमें, अनस्टेबल कौन है हमारा सिंगल O। ठीक है, हाई एक्टिव वही होता है जो अनस्टेबल होता है। जो बेटा स्टेबल हो गया वो कैसा हो गया, लो एक्टिव होता है, सबको पता है ना। जो अनस्टेबल है, जो भी अस्थाई है, वो स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए वर्क करता है, काम करता है। वही चीज यहाँ पर भी है कि सिंगल O जाकर के रिएक्ट करेगा। अब इस ऑक्सीजन को उठाकर यहाँ पर लगा दीजिए, इसको उठाकर के अपने यहाँ पर लगा दिया, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, PbS में जब O जाता है तो बनता है PbSO4, PbSO4 बना दिए। अब ध्यान देना करना क्या है, यहाँ पर O हो गया 4 टाइम, यहाँ पर O है बेटा सिंगल टाइम। O जब यहाँ पर 4 टाइम है तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब एक छोटी सी बात जो ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन में, जितने का मल्टीप्लाई यहाँ कराना, ये नियम है, जितने का मल्टीप्लाई यहाँ कराना उतने का ही मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वहां से आया है ना, तो जितने मोल यहाँ पर होने चाहिए उतने ही मोल यहाँ पर होने चाहिए। अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं यानी कि वो यहाँ पर अगर 3 होते तो यहाँ पर भी वो 3 करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन वहीं से आया है। और एक इसके लिए क्या खास बात है, हमने देखा कि यहाँ पे 4 लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा दें, नहीं, ये प्रोसेस नहीं करना है। करना क्या होता है वो समझना। जब हम उसके पास गए हमने कहा भाई साहब यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लगे हैं, चलिए आपके पास एक मोल हम पढ़ाते हैं, 4 मल्टीप्लाई कराते हैं। बोले ना ना ऐसा नहीं हो सकता, जो होगा वो सबके साथ सामूहिक रूप से होगा। सामूहिक रूप से मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो जो मल्टीप्लाई होगा वो ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब क्या हो गया कि पूरे में होगा। ये क्यों होगा, ऐसा क्यों किया गया, आपको समझ जाइएगा अभी। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करा दिया होता तो यहाँ पर ऑप्शन हो गए 4 और 2 6, और यहाँ पे कितने रह जा रहे थे 3, तो हमको कितने मल्टीप्लाई कराना पड़ता 2, हमको फिर से बैलेंस करना पड़ता ना। इसलिए देखिए यहाँ पर रूल क्या बना, जितने नीचे होंगे उतने ही ऊपर होंगे, लेकिन सबके साथ होंगे, अपने आप सब बैलेंस हो जाएंगे। हमको बार बार हर जगह मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ से है, ठीक है, आप देखिएगा 4 यहाँ पर है और 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर है, 8 और 7 कितने हो गए 12 हो गए। यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर देखिए 3 चौको 12, तो इधर ही 12 इधर ही 12 बराबर हो गए। हमको हर जगह मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा नीचे आइए। अब क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना होता है। पहला स्टेप आपको ऐसे करना है, दूसरा स्टेप आपको ऐसे करना है। अब बात आती है कि थर्ड स्टेप कैसे करना है, तो थर्ड स्टेप भी सिंपल प्रोसेस। इसमें जितने भी ऑक्सीजन मैच कर रहे हैं उनको कट कर दिए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन कट दिए हैं, यहाँ पे बेटा 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, ये हमने सिंगल सिंगल को क्या किया कट कर दिया। और देखिए इधर से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कोई ऐसी चीज जो मैच कर रही है उनको कट कर दिया। आप लोग क्वेश्चन को देखिए कौन सी ऐसी चीजें जो हम लोग कट कर सकते हैं। ये मत बोल देना कि PbS है PbS यहाँ से काट दीजिए, ये कंपाउंड बराबर नहीं, ये PbS है ये PbS4 है, कुछ भी ऐसा नहीं जो इधर उधर से मैच कर रहा हो। जब नहीं मैच कर रहा है तो उठा करके रख दीजिए, जोड़िए जरा। तो बेटा इधर पे जोड़िए, इधर वाला उधर वाला जोड़िए अलग से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास PbS प्लस में देखिए ये तो पूरा कट चुका ना हमारा, ऊपर लिखा हुआ O3 क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई है, तो क्या लिख देंगे 4O3। यहाँ पर लिख दीजिएगा PbSO4 और प्लस में क्या लिख दीजिएगा 4O2। देखिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही,
यही इक्वेशन तो बन के आएगी PbS plus 4O3 gives PbSO4 plus 4O2। अब बेटा देखो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, चेक करते हैं एक बार। PbS आया है, PbS आया है, ऑप्शन कितने हैं 12 है, यहाँ पे कितने हैं 8 और 4 12 है। तो कुल मिलाकर के ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। किसी भी प्रकार का कंपाउंड हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमने आपसे एक एग्जांपल ये दिखाया, एक एग्जांपल आपको अलग टाइप का दिखा रहा है। 4 नंबर रिएक्शन है, जैसा मैंने आपसे कहा कि Na2S की रुकिया करानी। Na2S का नाम होता है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो रुकिया कैसे करानी है, वही वाला प्रोसेस फिर से आ गया। हम लोग किसको लेंगे, O3 को लेंगे। किसको लेंगे, O3 को। O3 रिवर्स फिल किसमें कन्वर्ट हो गया, O2 प्लस सिंगल O में। यहां पर हमने लिया सिंगल O और गिव्स करके दिखाया Na2SO से रुकिया करके बनाता है Na2SO3। ध्यान दीजिएगा बेटा, Na2SO4 भी बना सकते हो, ठीक है, सोडियम सल्फेट। हमने क्या बनाया, सोडियम सल्फाइड बनाया है, ठीक। ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, और ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, ठीक। यहाँ का और यहाँ पर डाल चुका। अब देखिए फिर से वही चीज, इतने लोग आप क्लास 10 कर रहे हैं बेटा, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, जैसे मैंने पहले समझाया था। दिमाग लगाइए, अगर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देखिए और दिमाग लगाइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। 3 का मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है, ऊपर भी पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो चीज मैच कर रहे हैं उसे हम लोग कट कर दें। तो यहां से इसको हमने क्या किया, कट कर दिया। अब बेटा जोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा यहां पर हमारे पास Na2S प्लस में 3O3 गिव्स में Na2SO3 प्लस में 3O2। देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, पहले चेक कर लीजिए जरा। ऑक्सीजन यहां पर है कितने, 9 मॉलिक्यूल्स, 3 + 6 3 9, ठीक है। Na2S बैलेंस है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के रुकियां हैं जो थर्ड स्टेप यानी कि 3 स्टेप करने के बाद होती हैं, वो आपको करनी आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रही सभी को। तो इसमें है कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप ना पढ़े होते और आप सबने ये करा रखा होता तो आप सोचते पता नहीं ये क्या कैसा है, O3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा, वहां पर नहीं पल्ले पड़ता। लेकिन आदत में सीख लिया कि दिमाग बैठ गया अच्छे से कि किस प्रकार से ये ओजोन जो है, ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइज प्रोसेस के रूप में ये रिएक्शन को स्वैप करता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपने अक्सर बेटा सुना होगा, अक्सर हम लोग क्या सुनते हैं कि जब घर में कपड़े लत्ते धो जाते हैं ना, प्रेजेंट टाइम की बात कर लीजिए, पर डे घर में कपड़े लत्ते धो जाते हैं, शर्ट पैंट जो कुछ भी जो कपड़े धुल रहे हैं, होता क्या है कि इनको धुलने के बाद छत में जाके सुखा दिए, ठीक, धूप में जाके डाल दिए, और 2 से 3 घंटे बाद देखिएगा, आप लोग घर में समय रह रहे हो, 2-3 घंटे बाद एक आवाज आती है, किसकी, मम्मी की। क्या बोलती हैं, बेटा ऊपर चले जाओ कपड़ा उठा लो, बोलती है ना। 2-3 घंटे बाद ही बोलना शुरू हो जाता है कि जाओ ऊपर कपड़े उठा लो, फिर आप थोड़ा बहुत खाना का नहीं करते हो, ठीक है, अभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर ले आएंगे, फिर बाद में ले आएंगे, जब तक आप कपड़े ले रही आओगे तब तक मम्मी को बोलती रहेंगे, ठीक। एक बात सोचिए जरा, वो बार बार ऐसा क्यों बोल रही है, क्यों बार बार कह रही है बेटा कपड़े उठा लो, कपड़े उठा लो। कपड़े को ले थोड़े ना जाएगा, अगर वो शाम तक टंगे रहेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, यस दिक्कत है, इसीलिए मना किया जा रहा है। आप नए कपड़े लाइए, ठीक, बढ़िया से नई से एक शर्ट लाए और उसको क्या किए, धुले उले धुल करके उसको मैं क्या किया, बढ़िया सा धूप में टांग दिया। अब सुबह से शाम तक उसको निकालिए नहीं, मटन की रहने दीजिए धूप में। होगा क्या कि उसका जो रंग है वो क्या करेगा, डाउन मार देगा। दिमाग लगाना, हमने भी क्या बोला, जो उसका कलर है वो क्या हो जाएगा, उड़ने लगता है। अगर 2-4-6 बार आपने ऐसे किया कि पूरी पूरी धूप में उसको टांग दिया तो उसका रंग धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक। हम लोग कहते हैं कपड़ा खराब है, बेटा कपड़ा नहीं खराब है, आपने जो धूप में टांगा ये यूवी रेस का इफेक्ट है, दिमाग लगाइएगा, ये यूवी रेस का इफेक्ट है। अब इसमें ओजोन किस प्रकार से कार्य करती है वो हम आपको बताते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या था, O2, O2 के साथ में सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी तो थे, जो हमने आपको कल बताया था, ओजोन ही इफेक्टिव होती है ना, तो ये O2 और O में कन्वर्ट हो गई, और इसी का जो काम होता है, ओजोन का काम होता है ये रंग को उड़ा देती है, ठीक है, रंग को क्या करती है, उड़ा देती है। जितने भी कच्चे कलर होते हैं उनके रंग को जल्दी प्रभावित करती है, जो पक्के कलर होते हैं उनके रंग को नहीं उड़ाती। दिमाग लगाना, हमने भी क्या कहा, कच्चे कलर जो होते हैं उनके रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ये सिंगल ऑक्सीजन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कहां से आई है, O3 के द्वारा ही तो आई है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो सिंगल ऑक्सीजन है
वो कच्चे रंग को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, पक्के रंग बेटा कोई इफेक्ट नहीं डालती है। अगर पक्के रंग में इफेक्ट डालती है तो कोई व्यक्ति मान लीजिए काला काला सा रंग डाल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस पे अगर एब्जॉर्ब कर ले तो वो व्यक्ति क्या होगा, जितना काला पार्ट है वो सब उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वो गोरा गोरा निकल आएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो रहा, क्योंकि वो कच्चा कलर नहीं है। ठीक, कच्चा कलर मतलब क्या होता है कि कृत्रिम कलर जो हम लोग ऊपर से पॉलिश कर देते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे मैंने एक शर्ट पहनी तो इस शर्ट में जो कलर लगा हुआ है वो कैसा है, कच्चा कलर है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं वो हमारे कच्चे कलर है। ठीक, और जो नेचुरल होते हैं वो हमारे कैसे पक्के कलर है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भैंस है, सुंदर तो होती है, देखा है आप लोगों ने, ठीक है, अब उस पर अगर यूवी रेस का इफेक्ट पड़ रहा है तो उस पर कोई असर पड़ेगा क्या, कोई असर नहीं पड़ रहा। असर ना पड़ने का मतलब क्या है कि ज्यादा अगर यूवी रेस पड़ेगी तो उस पर ब्लैकनेस और आएगी, झुलसेगी, लेकिन इस सिंगल ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि इसके रंग को एब्जॉर्ब कर लेगी और भैंस को गोरा कर देगी, गाय के समान हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि ओजोन का बेटा काम जो होता है वो रंग को उड़ाने का भी होता है। ठीक, अभी इसके उपयोग हम बताएंगे तो आपको समझाएंगे, फिलहाल समझना जरा। इस प्रकार के प्रक्रिया करना आपको आ गए, इस प्रकार की प्रक्रिया आप लोग कर लोगे। इसके पहले जो मैंने ईटीओ और बीटीओ बताया वो भी आपको करना आ गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप और जल्दी से करके दिखाइए, जिसको भी हम प्रक्रिया दे रहे हैं। हमने आपको दिया सोडियम आर्सेनाइड, याद रखिएगा सोडियम आर्सेनाइड हमेशा सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट होता है। सोडियम आर्सेनाइड किसमें कन्वर्ट होता है, सोडियम आर्सेनेट में। किसी को भी पता है सोडियम आर्सेनाइड या सोडियम आर्सेनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इतने लोगों में किसी को पता है? आर्सेनाइड, आर्सेनाइड में पहले अच्छा इतना ही दिमाग लगाइए कि आर्सेनाइड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये कौन सा एलिमेंट है, हमने कहा सोडियम, Na तो आ गया। ठीक, सोडियम आर्सेनाइड, तो आर्से मतलब कौन सा वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ए, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। O3 रिवर्स पिल O2 प्लस सिंगल O, हमने कहा सोडियम आर्सेनाइड फॉर्मूला होता है Na3ASO3। ये है बेटा आर्सेनाइड के लिए AS, ठीक है, आर्सेनिक जिसे कहते हैं। यहाँ पे सिंगल O गिव्स क्या बना दिया हमने, Na3ASO4। बेटा फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन कन्वर्जन रूप में आता है, कन्वर्जन रूप में, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, लोग इसमें फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोडियम आर्सेनाइड NaSO3 बोलते हैं, NaSO3 NaASO4 बोल जाते हैं, Na2 बोल जाते हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है Na3ASO3 ये सोडियम आर्सेनाइड है, और O3 को चेंज ओवर करके हम लोग Na3ASO4 में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लोग सोडियम आर्सेनेट कहते हैं। यहाँ पर औषधियां कराएंगे बेटा आप लोग। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर O3 है, यहाँ पे O4 है। अब आप खुद बताइए कि हमको क्या मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कुछ नहीं कराना पड़ेगा, 3 और 1 4 बराबर है। जब यहाँ नहीं कराएंगे तो फिर यहाँ कराएंगे, यहाँ भी नहीं कराएंगे। अब जब यहाँ भी नहीं कराएंगे तो क्या करना, हमको कुछ कट करना है, तो जरा कर लीजिए क्या करना है। ऐसे करके ना सिंगल सिंगल, उसको हमको और नहीं करना एक्स्ट्रा में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, Na3ASO3 प्लस में क्या लिखा हमने यहाँ पर देख रहे हैं O3 जैसे था वैसे लिख लीजिए, प्लस में क्या आ गया Na3ASO4 और प्लस में क्या आ गया O2। ठीक, रिएक्शन को देखिए बैलेंस है कि नहीं, चेक करिए आप लोग भी। ठीक है, ऑप्शन से देखकर बैलेंस हो जाता है, समझ आता है। 3 3 6 4 2 6, बाकी सब तो पहले से था। ठीक, तो बताइए इस प्रकार के प्रक्रियाएं कोई भी कंपाउंड हम आपको बोल देंगे, ऐसे कंपाउंड आते हैं जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होती है। ठीक है, तो आप बताइए हर एक कंपाउंड से प्रक्रिया कर ले जाओगे। हमने आपसे कह दिया कि FeS की प्रक्रिया कराओ, FeSO4 में कन्वर्ट होता है। ठीक, H2S की प्रक्रिया कराओ, तो H2S से प्रक्रिया करा करके H2SO3 बना सकते हो, H2SO4 बना सकते हो, H2SO5 बना सकते हो। जितने का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कराएंगे उतने मल्टीप्लाई यहाँ करा करके रिएक्शन को कन्वर्ट करके हम लोग जोड़ के रख देंगे। बताइए जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अब ओजोन से संबंधित जो रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सामने हमने बताया बेटा, अभिक्रियाएं और भी हैं, अभिक्रियाएं और भी हैं। रासायनिक गुण के रूप में आपको 4 अभिक्रियाएं करनी है। अभी आपने जो अभिक्रिया समझी वो कितनी समझी, 1 2 3 अभिक्रियाएं, ये 2 अभिक्रियाएं वो 5 समझ ली हैं। अगर आपसे कोई कहते कि और भी अभिक्रिया समझनी है तो हम लोग अभिक्रियाओं के रूप में बहुत अभिक्रियाएं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और दिखाते हैं, हमने कहा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करा। पोटेशियम आयोडाइड फॉर्मूला क्या होता है, Ki। अभिक्रिया बना दो O3 के साथ, यहां से बनेगा क्या, तो ध्यान रखना है KiO3 ये पूरा एडिशनल कंपाउंड होता है हमारा, इसे कहते हैं पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडेट कहते हैं। पोटेशियम आयोडाइड आयोडेट का फॉर्मूला क्या होता है, KiO3।
याद हो गया। पोटेशियम आयोडेट का फॉर्मूला क्या हुआ है, KiO3। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब पोटेशियम आयोडेट बनाया है, इसी प्रकार से हम लोग कोई भी कंपाउंड किसी प्रकार की अभिक्रिया कराएंगे, हर जगह पर हम लोग क्या करेंगे, O3 को ऐड करके अभिक्रिया को आगे हम लोग प्रमोट कर ले जाएंगे, यानी कि कंप्लीट कर ले जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो ओजोन से संबंधित किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए कंपाउंड ने आपको बोला, हमने कहा कि मेरे पास मरकरी है। क्या है? मरकरी। मतलब क्या होता है? Hg। अब Hg की अभिक्रिया कराई, यानी कि ओजोन रिएक्ट विद मेटालिक एलिमेंट्स। ओजोन रिएक्ट विद मेटालिक एलिमेंट्स, सो फॉर्म ऑफ कंपाउंड। अब यहां से कंपाउंड क्या चेंज होंगे, तो यहां से जैसे मैं मरकरी बोला तो मर्क्यूरस ऑक्साइड, Mg बोलते तो MgO बनता। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। Na बोलते सोडियम ऑक्साइड। ये सब कैसे बोल रहे हैं? फिर से वही चीज आ गई बेटा। हमने कहा कि हमने कहा कि सोडियम से अभिक्रिया करानी, ठीक। तो सोडियम अभिक्रिया कौन करेगा? O3 डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करेगा, O3 टूटेगा, सिंगल O देगा, सिंगल O जुड़ेगा सोडियम के साथ, तो क्या बना देगा? Na2O बना देगा, Na2O बना देगा। यानी कि Na सोडियम से अभिक्रिया हमने कराई तो सिंगल O आकर के बना दिया Na2O। Mg से करा दिया तो MgO। हर जगह पर O3 के पास दो प्रोसेस होते हैं। O3 अगर खुद अभिक्रिया नहीं कर पाता है तो सिंगल ऑक्सीजन भेज देता है, जाओ तुम अभिक्रिया कर लो, ठीक है। या तो खुद अभिक्रिया करेगा, नहीं तो सिंगल O को भेजता है। देखिए यहाँ पर O3 डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया कि अपने मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके सिंगल O को भेज दिया, जाओ तुम अभिक्रिया कर लो, ठीक। BTO बेंजीन ट्राइओजोनाइट जो अभिक्रिया बताई थी हमने, उसमें क्या था कि डायरेक्ट O3 खुद आ रहा था, भाई तुम सब हटो, मैं खुद अभिक्रिया करूंगा डायरेक्ट जाकर के, ठीक है। तो वहां पर खुद जाके जुड़ गया, ETO में खुद जाके जुड़ गया। यहां पर अभिक्रिया नहीं करते बन रहा था, उसने भेज दिया अपने दोस्तों को, ठीक है, तो जब तुम अभिक्रिया करके आओ, अभिक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए, इसी तरह से करके आओ। और जाने के बाद अभिक्रिया बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी सूचना हमें दीजिए। सूचना मतलब कितने मॉलिक्यूल ले गए थे, यहाँ पे 3 ले गए थे, 2 ले गए थे, जितने भी ले गए थे उतने मल्टीप्लाई सब में कराओ, ताकि हमको सूचना मिल जाए कि हाँ इतने अपने अभिक्रिया बैलेंस किए। कुल मिलाकर के ओजोन की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो पूछना बेटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओजोन के उपयोग, ओजोन गैस के उपयोग। नंबर 1, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जीवाणुनाशक के रूप में। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जीवाणुनाशक का मतलब समझते हैं जीवाणुओं को नष्ट करने में। मतलब जैसे पीने के पानी को जीवाणु रहित अगर बनाना है, पीने के पानी को अगर जीवाणु रहित बनाना है तो उसमें कुछ मात्रा में ओजोन को मिलाना है एज अ लिक्विड फॉर्म में। जिस तरह से हमने आपको पढ़ा रखा था, शायद आपको याद होगा कि पानी पीने वाले जो टैंकर होते हैं उनमें कुछ मात्रा में क्लोरीन मिलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्लोरीन मिलाते हैं। आपने सुना होगा कि जल को शुद्ध करने के लिए लोग ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, ओजोन का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ना जाने कितने कंपाउंड है। पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जो कुएं में डाली जाती है हर 6 महीने में, पता है ना आपको। तो ये सब कंपाउंड जो हैं वो जीवाणु रहित होते हैं, या सॉरी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट होता है विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में, विरंजक का मतलब समझते हैं। विरंजक का मतलब होता है रंग से। विरंजक का मतलब किससे होता है? रंग, यानी कि कलर से। बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा कि तेल है, मोम है, हाथी दांत है, कपड़े हैं। तेल हो गया, मोम हो गया, हाथी दांत हो गए, कपड़े हो गए, इन सब के रंग को उड़ाने में, रंग को चेंज ओवर करने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से आपको पता है कि इसमें अगर ये जो कलर आप देख पा रहे हो, इसमें अगर थोड़ी सी मात्रा में ब्लीच पड़ जाए, यानी कि ब्लीचिंग डाल दें हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, ये व्हाइट कर देगा। व्हाइट कर देगा यानी कि कलर को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये सब प्रोसेस कैसे हो जा रहा है? ये प्रोसेस वही वाला जो मैंने बताया था कि O3 जो है, जो ओजोन है, वो O2 और सिंगल O में कन्वर्ट हो गई। O2 तो एटमॉस्फेयर में फैल गई, तो सिंगल जो ऑक्सीजन है वो इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। इम्प्योरिटीज का मतलब जैसे इसमें पड़ गया,
ओजोन अगर इसको इसमें डाल दिया ओजोन, तो क्या करेगा, इसकी जो इम्प्योरिटीज है, मतलब इसके जो कलर है उसको घसीट लेगा, और घसीट लेगा तो ये यहाँ पे जो कलर है वो सब कलर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा आपको कि हाथी दांत के भी हाथी दांत का उपयोग हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं। आजकल तो लोग सजावट साज सज्जा संबंधित जाने कितनी चीजें बनाने लगे हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें बनती हैं। सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ करते हैं हाथी दांत का, ठीक है, औषधियों के निर्माण में करते हैं। ध्यान देना, हाथी दांत को भी हम लोग इसको रंगीन बना लेते हैं, कलर करते हैं, कलर चेंज करने में भी ओजोन का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अभी हम लोग आगे, हाँ क्या चाहिए बेटा? हाथी दांत क्या है? हाथी हाथी देखे हैं, तो हाथी के दांत भी होते हैं, जैसे अपन लोगों के दांत होते हैं ना, वैसे हाथी के दांत होते हैं। अक्सर सुना होगा बेटा, पता है एक बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं जंगलों में, क्या करते हैं लोग, हाथियों का शिकार करते हैं। हाथियों का शिकार करने के पीछे कारण सिर्फ इतना होता है कि हाथियों का दांत मिल जाए उनको। हाथी का दांत बेटा लाखों रुपए में मिलता है, ध्यान रखना। हाथी का दांत जो होता है उसका प्रयोग हाँ बेटा। नहीं बेटा, जो बाहर दिखते हैं ना उनका प्रयोग करते हैं कुछ मात्रा में। देखिए औषधि गुण उनके जो आंतरिक दांत होते हैं उनमें भी पाया जाता है, औषधि गुण उनमें भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग जो क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको दिखता है ना बाहर लंबे लंबे से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी हम लोग वहीं से प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? तो मेडिसिन यानी कि जो औषधि का गुण है वो दोनों में पाया जा रहा है, इसमें भी अंदर वाले में पाया जा रहा है, जो बाहर दिख रहे हैं आपको उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो यूज में दोनों ला सकते हैं लोग, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बाहर वाला ही यूज में लाए। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। हाँ हाँ बेटा, आवाज वर्षा कट रही है। हाँ बेटा बताइए। बेटा आपकी आवाज हल्की से कट रही है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ओजोन का काम ध्यान दीजिएगा। ओजोन जो है वो मैक्सिमम कलर को उड़ा देती है, मैक्सिमम कलर को उड़ा देती है। यानी कि बहुत ज्यादा अगर पक्का कलर है तो उसको काटने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन लगातार अगर उस पर इफेक्ट पड़ता रहे तो उसकी ओवरी आवरण को क्या कर देगी, कमजोर कर देगी। कमजोर करने मतलब क्या है कि उसके हल्के हल्के रंग को धूमिल कर देती है। बिल्कुल उसी प्रकार से मान लीजिए, हम आपको हल्का से एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे आपके सामने ये मार्कर दिखाई दे रहा है, इस मार्कर में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि इस मार्कर को हम लगातार जब पकड़ते हैं तो यहाँ पहले बहुत अच्छे से लिखा था, धीरे धीरे क्या हो गया, धूमिल हो गया। ये बेटा परमानेंट इंक से लिखा गया था, लेकिन कितना भी परमानेंट क्यों ना हो, जब उस पर लगातार कोई इफेक्ट पड़ेगा तो हल्का हल्का सा उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना। उसी प्रकार से ओजोन भी है, कि ओजोन भी हाथी दांत के जो रंग है उसको रंग को उड़ाने के लिए, ठीक है, रंग को चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ आती? ओके बेटा, ओके बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, और इसका ओजोन का प्रयोग जो हमने इसको बताया, ठीक है, विरंजक के रूप में होता है, जीवाणुनाशक के रूप में होता है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ऑक्सीकारक तो जितना आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीकारक तो है, ये हमने कंपाउंड में क्या दिया है, ऑक्सीकारक का गुण दिखाया है। ऑक्सीकारक मतलब होता है सिंगल ऑक्सीजन। ये कहां से आता है आपको दिखाई दे गया था, आप जान चुके हो कैसे आता है। तो नंबर थर्ड कर लिखेंगे कि ऑक्सीकारक के रूप में, नंबर थर्ड ने लिखा ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा नंबर होता है कृत्रिम यौगिकों के निर्माण में, कृत्रिम यौगिकों के निर्माण में। कृत्रिम यौगिक मतलब यही सब कंपाउंड है जो सब बना रहे हैं, सब कृत्रिम यौगिक ही है। Na2SO3 बना रहे हैं, Na3SO4 बना रहे हैं, FeSO4 बना रहे हैं, PbSO4 बना रहे हैं, सब कैसे हैं, कृत्रिम यौगिक है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये सब कैसे आर्टिफिशियल कंपाउंड है। हम लोग दो कंपाउंड आपस में मिलाकर के जो भी बनाते हैं वो सब हमारे आर्टिफिशियल कंपाउंड के नाम से ही जानते हैं, उन्हें हम लोग कृत्रिम यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अब कृत्रिम यौगिक के रूप में अगर कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप एग्जांपल कुछ भी गिना सकते हो, यहाँ पर ETO कह सकते हो, BTO कह सकते हो, इनके नाम बता सकते हो। ये सब हमारे कौन से हैं, एज आर्टिफिशियल कंपाउंड्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? आपको चार उपयोग हमने बता दिए, चारों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए। जीवाणुनाशक के रूप में, विरंजक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, और कृत्रिम यौगिकों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना भी ओजोन के बारे में डिस्कस करना था, आपके लेवल का जो भी वर्क है वो मैंने पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है,
और अब हम आपको एक बात और बता दें, जो लोग भी लाइव में जुड़े हुए हो, ओजोन का बहुत जल्द एक वीडियो जो कि यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है, वो एज अ प्रोजेक्टर से हम पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर में ही पूरा हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टर में चला करके उस पूरे का वीडियो हम बढ़िया से बना रहे हैं। अब थोड़ा सा चूंकि समय लगता है, प्रोजेक्टर का वर्क भी करना होता है, बोर्ड का वर्क भी करना होता है, वॉइस का वर्क भी करना होता है, उसका हमने कोशिश किया है जितना ज्यादा एनिमेट हम लोग डाल सकते हैं वो एनिमेशन हम लोग कवर कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इसका एक पूरा वीडियो बन करके आएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर देखेंगे कि आपको ओजोन जो है, ठीक है, दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा जैसे आपको अपना नाम बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति पूछता है आपका नाम क्या, तो तुरंत आप सोचने नहीं भूल देते हमारा नाम ये, बिल्कुल वैसे ही आप ओजोन को खाली आपको सुनने मिल जाए कि कोई ओजोन के बारे में चर्चा कर रहा है, खुद पहुंच जाओगे कि मुझे ओजोन लगाना है, ठीक है। ऐसा हम वीडियो कोशिश कर रहे हैं एनिमेट करके बनाने की। चलिए खैर, तो कुल मिलाकर के जितना भी ओजोन के बारे में बताना था वो आप सबके सामने आ चुका है। किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीजन वाला बेटा वर्क हमारा फिनिश हो चुका है आज से। ऑक्सीजन हमने पढ़ा दिया था, ओजोन पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास सल्फर। ऑक्सीजन फैमिली में जो लास्ट एलिमेंट होगा हमारे पास वो होगा सल्फर, ठीक। तो अब जो चर्चा होने जा रही है वो किसकी होगी, सल्फर की। ध्यान देना, सल्फर के बारे में भी हमको बहुत कुछ बताना है, आपको बहुत कुछ डिस्कस करना है। आज जो घर घर में देखते हैं, हर एक घर में देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। आप अपने घर में जरा पूछना, डायबिटीज लोग बोलते हैं कि मतलब शुगर की बीमारी हो गई। शुगर की बीमारी पे लोग फिर क्या कहते हैं कि भैया शक्कर का इस्तेमाल कम करिए, गुड़ का इस्तेमाल कम करिए। गुड़ तो खैर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कम करिए, ठीक है। अपने घर में जरा पूछना अपने पापा लोगों से और पापा लोगों से, तो वो लोग बताएंगे कि आज तो हम लोग कुछ भी शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते, कुछ मिठाई का इस्तेमाल नहीं करते। पहले के समय के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा मीठा इस्तेमाल करते थे। पानी यानी पीने के लिए हम लोग, जैसे हम लोग जानकारी मिलती है कि वो लोग गुड़ का ही इस्तेमाल करते थे, मतलब आधी थी डेली गुड़ रख दिए और बतासा रख दिया। कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा मात्रा में, थोड़ी मात्रा में नहीं, आधी थी डेली गुड़ का इस्तेमाल कर लेते थे वो पानी पीने के रूप में, ठीक है। आज आधी डेली गुड़ रख दो, 2 दिन नहीं खा पाओगे। मतलब कहने का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते थे फिर भी उनको डायबिटीज नहीं था। और आज क्या है कि थोड़ी थोड़ी सी हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। पता लगे दिन भर में शक्कर कितना इस्तेमाल किया, पता लगे 1 चम्मच दूध में डाल दिया गया, 1 चम्मच शक्कर चाय में डाल दी गई, और थोड़ा बहुत कभी इस्तेमाल हुआ। फिर भी देखिए घर घर में शुगर। कारण क्या है, चीनी का इफेक्ट नहीं है, गुड़ का इफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का एक पॉइंट हम जो आपको डिस्कस में दिखाया गया है, सल्फर का इफेक्ट है। अब आपके दिमाग में थोड़ा पूछना चाहिए थी, कहां सल्फर की बात कर रहे थे, कहां सल्फर आ गया। आखिर ये सल्फर क्या है, तो सल्फर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो घर घर में डायबिटीज फैल रहा है उसके पीछे कारण क्या है, सल्फर का। सल्फर क्या है डिस्कस कर ले, थोड़ा सा समय हो रहा है, बस 1 मिनट समय हम आपको और लेंगे। ध्यान देना बेटा कि सल्फर के भी कई अपर रूप होते हैं। सभी सल्फर इस प्रकार का काम नहीं करते हैं जो डायबिटीज बढ़ाते हैं, लेकिन सल्फर के क्या होते हैं, कई सारे अपर रूप होते हैं। सल्फर के 7 अपर रूप होते हैं, कल हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पॉइंट याद रखिएगा। सल्फर के कितने अपर रूप होते हैं, 7 अपर रूप होते हैं। अपर रूप मतलब समझ में आ गया होगा इसके, हमने जैसे आपको बताया था कार्बन के अपर रूप होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, उसी प्रकार से सल्फर के भी अपर रूप होते हैं, ठीक है। कितने अपर रूप होते हैं, 7 अपर रूप होते हैं। तो सल्फर के अपर रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सल्फर का जो यौगिक होता है H2O4 H2O3, ठीक है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। कल होगी छोटी सी मुलाकात हम लोग बीच में, इसका नाम है, टॉपिक का नाम क्या होगा, सल्फर, ठीक है बेटा। किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा। हम्म 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 बेटा देखिए, हाथी के दांत जो सफेद होते हैं दिखते हैं ना आपको, सफेद का मतलब होता है वो जितना ज्यादा, जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मली अगर बात करें तो कुछ लोगों के दांतों का कलर अलग दिखता है, कुछ लोगों के दांतों में हल्का पीलियापन दिखता है, कुछ लोग दांत बहुत ज्यादा सफेद दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हाथी के दांत का जो रंग आप देखते हैं वो ऊपरी आवरण होता है। ऊपरी आवरण का रंग बिल्कुल सफेद नहीं होता है, बिल्कुल सफेद मतलब होता है दूधिया कलर नहीं होता ना। तो उसके ऊपर ओजोन की पॉलिश करते हैं, ओजोन की हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो जो ऊपरी आवरण होता है वो हट जाता है। अब जब ऊपरी आवरण हट जाएगा तो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल वैसे चमके जैसे ट्यूबलाइट चमक रही होती है, वो भी नई वाली, पुरानी वाली तो हल्की टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे नई वाली ट्यूबलाइट चमकती है ना, बढ़िया फोकस मारती है, बिल्कुल उसी प्रकार से ओजोन की पॉलिश कर दीजिए हाथी दांत में, तो वो बिल्कुल चमकने लगते हैं, सफेद हो जाते हैं।
जैसे हमारा पीछे बोर्ड चमक रहा है, देख रहा हो अच्छे से चमक रहा है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।